हेलो पीपल। तो आज यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होने वाली है वेव्स चैप्टर में। तो और वो टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स। तो देखो अभी तक हमने वेव इक्वेशन के दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए जिससे वेव इक्वेशन के सारे एस्पेक्ट्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। फिर हमने डॉपलर इफेक्ट की फॉर्मूला को जनरेट करने के प्रोसेस को जाना और उसके बाद जेई एडवांस के क्वेश्चन पे डॉपलर इफेक्ट को लगाकर देखा और देखा कि वो प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं। सो इट वॉज क्वाइट इफेक्टिव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इजिली। और यार आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल हाल फिलहाल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट काफी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है यार स्टैंडिंग वेव्स। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टैंडिंग वेव्स की शुरुआत करते हैं। तो यार जैसा कि नाम बता रहा है अगर हिंदी में इसे ट्रांसलेट करें तो खड़ा वेव मतलब समथिंग ऑफ द सॉर्ट ऑफ स्टेशनरी वेव्स। अगर कोई चीज एक जगह पे खड़ी है तो यार मतलब उसे हम स्टेशनरी कहते हैं, स्टैंडिंग कहते हैं। सो चलो एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि ये दो पॉइंट्स है और यार हमने इस वाले पॉइंट से एक वेव जनरेट करके छोड़ दिया और इस वाले पॉइंट से एक वेव जनरेट करके छोड़ दिया। तो यार ये दो वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करेंगी, अब मैंने इंटरफेरेंस तुम्हें नहीं पढ़ा है बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम इंटरफेरेंस पढ़े होगे पहले से। तो काफी सिंपल सा टॉपिक है, अगर तुम चाहोगे तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। तो यार आगे बढ़ते हैं। तो यार जब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे तो फिर दोनों के वेव इक्वेशन की जो कॉम्बिनेशन से जो वेव बनता है उसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं। सो यार यहाँ पे एक चीज तुम याद रखो कि जब कोई दो वेव जिनकी सारी पैरामीटर्स सिमिलर है मगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तब वो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करते हैं। अब यार चलो मैंने इतना तो बता दिया। मैंने क्या कहा कि ऑल पैरामीटर्स आर सेम एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑपोजिट। यार इसका मतलब बहुत सिंपल सा ही है। तुम देख सकते हो कि ये राइट साइड जा रहा है और ये लेफ्ट साइड आ रहा है ये वेव। तो यार बस इस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब बस इतना सही होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यार हम इस डायग्राम को मिटाते हैं और अब हम ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेव राइट साइड की ओर जा रहा है वो पॉजिटिव एक्स की ओर प्रोपगेट कर रहा है। लेट्स सपोज कि वेव की एम्पलीट्यूड जो है वो ए है और जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा है। और यार वो वेव नंबर के है। तो यार इन पैरामीटर देख सकते हो सारा कुछ, और जो इस ओर जा रहा है वो माइनस एक्स की ओर जा रहा है। तो यार तुम इतनी चीजें नोट करो और अब हम वेव इक्वेशन जनरेट करेंगे और उसके बाद दोनों को इंटरफियर कराने के बाद हम स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन को निकाल रहे होंगे। तो उम्मीद करते हो तुमने ये चीजें नोट कर ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलो यार देखते हैं। यार जो वेव राइट साइड की ओर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहा है उसका इक्वेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वेव्स में उसमें मैंने बताया था कि जब साइंस ऑपोजिट होती है तो वो पॉजिटिव एक्स की ओर प्रोपगेट करता है, ओमेगा टी और के एक्स की साइन। जो वेव माइनस एक्स की ओर जा रहा है उसका इक्वेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और यार इसके बाद हमें बस इन दोनों को इंटरफेयर कराना है। अब जब इंटरफेयर कराते हैं हम ज्यादा कुछ नहीं करते, हम बस नॉर्मल एडिशन कर देते हैं दोनों वेव्स की। मान लो ये y1 है और ये y2 है। सो यार जो y नेट आएगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यार अब आशा करता हूँ कि तुम यहाँ से इसे कैलकुलेट कर पाओगे क्योंकि हम ए कॉमन ले सकते हो और फिर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। अब ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो 2 ओमेगा टी आ जाएगा, के एक्स कैंसिल हो जाएंगे और जब 2 से उसे डिवाइड करोगे तो ओमेगा टी आएगा। and cos of a minus b, and this angle is bigger so we subtract this, so it becomes 2kx by 2, so it becomes kx finally. So यार ये जो है ये फाइनल वेव इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव का। अब यार तुम इसको थोड़ा सा नीटली लिखते हैं।
उम्मीद करता हूं तुमने उसे नोट करा होगा। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन के आ रहा है वो है 2a साइन ऑफ के एक्स एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी। सर ये फाइनल इक्वेशन है हमारा। अब इसकी वेव फॉर्म कैसे होगा ये थोड़ा सा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनता है। तो यार चलो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। Let's suppose we eliminate the time factor for a certain instance, and we just focus on 2a sin kx। यार क्योंकि ये जो है ये टाइम फैक्टर है और हमें फोकस अभी x के रिस्पेक्ट में करना है। यार हम ये देख रहे होंगे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे और कुछ पॉइंट्स ही ऐसे होंगे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव कर पा रहे होंगे। सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव नहीं कर पा रहे होंगे। सो लेट्स सपोज हमने cos ओमेगा टी को 1 पे फिक्स कर दिया। सो 2a sin kx is the equation which we need to play with. Now when we play with 2a sin kx we get something of this sort. So am I right or not? Just tell me. No, I am not right because यहाँ पे मैंने देखो एक पार्टिकल के दो पोजीशंस बना दिए है। सो ऐसा तो होने नहीं वाला, यहाँ पे टाइम फैक्टर आ जा रहा था। सो आई इरेज दैट। सो व्हेन यू प्ले विद 2a sin kx, now let's suppose there are points which are always at rest, so हमें इन पॉइंट्स के बारे में पता करना है। सो यार विच आर ऑलवेज एट रेस्ट मतलब क्या हो गया, मतलब किसी भी इंस्टेंस पे वो रेस्ट पे, यानी कि वो cos ओमेगा टी से फ्री है। ये मैं यही कह रहा था कि तुम टाइम फैक्टर अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, वो टाइम फैक्टर से फ्री है। तो मतलब साइन के एक्स जीरो के इक्विवेलेंट है, मतलब जीरो के इक्वल है। तो यार के एक्स जो है वो एन पाई के इक्वल है। नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर नोड्स। चलो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा नोड का मतलब क्या होता है और नोड की कंडीशन के साथ थोड़ी सी खिलवाड़ करते हैं। So let's play with the equation of node, with the condition of node. So kx is equal to n pi. So 2 pi by lambda, भाई मैंने बता रखा है कि k की वैल्यू 2 pi by lambda होती है। अब उसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो n pi, और यार यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी n lambda by 2। तुम देख रहे हो x की वैल्यू जो वो n lambda by 2 के इक्वल है। मतलब यार n यहाँ पे कोई भी इंटीजर है। सो यार जब तुम n की वैल्यू 0 लेते हो तो ये 0 आता है, n की वैल्यू जब 1 लेते हो तो ये लैम्डा बाई 2 आता है, n की वैल्यू जब 2 लेते हो तो ये लैम्डा आता है, n की वैल्यू जब 3 लेते हो तो ये 3 लैम्डा बाई 2 आता है, एंड सो ऑन। So this is the value of n and this is the nodal position. Nodal position मतलब node की position. And now let me tell you, node is such a point which is always at rest irrespective of the time at which the photograph of the wave is taken. यार तुम फोटो कभी भी खींच लो मगर वो पॉइंट हमेशा हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, और ऐसे पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं. सो यार अगर तुम्हें इतनी बातें क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब एंटी नोड की ओर, एंटी नोड की थोड़ी सी बातें करेंगे. सो यार एंटी नोड क्या होता है ना, जैसे कि नोड था वो था ऑलवेज एट रेस्ट. तो यार एंटी नोड इज अ पॉइंट लाइक दे आर पॉइंट्स which can achieve maximum displacement at a certain instant of time. यार किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करने की काबिलियत रखते हैं उन्हें हम एंटी नोड्स कहते हैं. तो यार तुम देख रहे होगे 2a sin kx cos ओमेगा टी. यार यहाँ पे अगर cos ओमेगा टी 1 हो गया और sin kx प्लस माइनस 1 हो गया तो यार जो y नेट की वैल्यू है वो प्लस माइनस 2a के इक्वल हो सकती है. एंड प्लस माइनस 2a इज एक्चुअली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विच अ पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस इन अ स्टैंडिंग वेव. तो यार अगर तुम इतनी बातें समझ रहे हो तो चलो अब कंडीशन को डिराइव करते हैं एंटी नोड्स के लिए. let me erase all this. So यार अब तुम देखो
हमने क्या कहा, साइन के एक्स इज इक्वल टू +-1। अब तुम देखो, अगर तुम साइन के एक्स +-1 लिख रहे हो तो के एक्स को तुम लिख सकते हो 2n+1 π/2। यार यहाँ पे मैं n की वैल्यू 0 कंसिडर करूंगा, इसलिए 2n+1 लिखा। अगर तुम n की वैल्यू 1 से चालू करना चाहते हो तो तुम 2n-1 लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो यार k की वैल्यू फिर से 2π/λ और 2n+1 π/2 इस तरफ। सो पाई से पाई कैंसिल एंड x कम्स आउट टू बी 2n+1 λ/4। यार अब तुम देखो, ये n की वैल्यू है और ये एंटी नोड। सो यार दिस इज, इफ वी पुट n इक्वल टू 0, या मैंने पहले ही कहा था मैं n की वैल्यू 0 लूंगा, तो मैं 0 से ही स्टार्ट करता हूं। जब n की वैल्यू 0 होगी तब इसकी वैल्यू होगी λ/4। जब n की वैल्यू 1 होगी इसकी वैल्यू होगी 3λ/4। जब n की वैल्यू 2 होगी तब इसकी वैल्यू होगी 5λ/4। तो यार तुम देख रहे होगे कि जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 के इक्विवेलेंट है। सर चलो अब आगे बढ़ते हैं। यार अब हमें बात करना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की स्टैंडिंग वेव पे। ये स्टैंडिंग वेव का बेसिक पार्ट था जो कि तुम्हारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। और यार अगर तुम्हें इतना आता है तो तुम अपने से बहुत सारे कंडीशंस भी डिराइव कर पाओगे। तो चलो यार स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। सो यार डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, between two consecutive nodes or antinodes is equal to λ/2। उसके बाद distance between two adjacent node and an antinode is equal to λ/4। सो यार ये दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे स्कूल में भी एमसीक्यू में 1 मार्कर के तौर पे पूछे जा सकते हैं। और यार ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में ये डायरेक्टली तो कभी पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ इसका एप्लीकेशन पार्ट कहीं पूछा जा सकता है, लाइक किसी भी चैप्टर से मिक्स करके। तो तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए, काफी सिंपल सी चीज है, डिराइव भी कर सकते हो बट टाइम वेस्ट होगा उसमें। सो इसलिए उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम याद रख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes or antinodes is λ/2 and distance between an adjacent node and an antinode is λ/4। सो यार चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो यार स्टैंडिंग वेव में एक और चीज याद रखने योग्य है, वो ये है कि द एनर्जी ऑफ अ लूप रिमेन्स कांस्टेंट। द एनर्जी ऑफ अ लूप रिमेन्स कांस्टेंट। तो यार तुम इस बात को समझ रहे होगे कि अब तुम देखो कि अगर मान लो ये एक स्टैंडिंग वेव है तो यार इस स्टेटमेंट का मतलब ये, इस लूप में जितनी एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफर कभी नहीं होगी और इस लूप में जितनी एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफर कभी नहीं होगी। दोनों में अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बट दे आर नॉट ट्रांसफर्ड टू ईच अदर अंडर एनी कंडीशन इन एन स्टैंडिंग वेव। अगर स्टैंडिंग वेव दे दिया तुम्हें तो मतलब एक लूप की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो चलो यार अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये वो टॉपिक है बेसिक्स के बाद जिससे एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब अगर तुम्हें ये टॉपिक आता है तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक भी है। और यार इस टॉपिक का दूसरा नाम होता है नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग। यार इन दिस टॉपिक वी बेसिकली डील विद द नंबर ऑफ लूप्स। सो चलो शुरुआत करते हैं। लेट्स सपोज, What do we mean by first harmonic? देखो हम सीधी बात करेंगे विदाउट एनी बकवास, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने वाली कोई बात है नहीं। यार अगर एक लूप है तो उसे फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। सो यार मान लो इसकी लेंथ L थी
एंड इसमें टेंशन टी था। मैंने पहले ही कहा था कि वेव प्रोपोगेट करने के लिए टेंशन का होना काफी जरूरी है, नहीं तो रस्सी ढीली छूट जाएगी। एंड टेंशन टी था। सो वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यार हम इसमें फ्रीक्वेंसी खोज रहे होंगे बेसिकली, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। एंड v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड वाले वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी इन अ स्ट्रिंग इज रूट अंडर टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। अब मैंने देखो अभी कुछ देर पहले बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाई टू। तो यार L जो है वो लैम्डा बाई टू के इक्वल है। तो यार लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 2L हो जाएगा। सो यार 1/2L रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1। मैं फ्रीक्वेंसी 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक है। तुम यहां से देख सकते हो फर्स्ट को भी मैं रेड से अंडरलाइन कर दे रहा हूं और F1 को भी मैं रेड से अंडरलाइन कर दे रहा हूं। तो यार अब तुम इतना अगर समझ पा रहे हो कि फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या एंड ऑल दिस, तो यार अब तुम फ्रीक्वेंसी 2 को अपने से निकालने की कोशिश करो। अब तो तुम्हें बताऊंगा ही और तुम भी अपने से निकालने की कोशिश करो इसे। तो चलो यार मैं अब शुरुआत करता हूँ फ्रीक्वेंसी 2 निकालने की। सो यार फिर से वही v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पे देखो, अब ये सेकंड हार्मोनिक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ इट्स सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। सो यार अब तुम देखो कि इसमें दो लूप्स हैं, लूप के साइजेस अलग अलग है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, लूप के साइज अलग अलग है मगर लूप्स आइडेंटिकली है। तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। अब ये फॉर्मूला अपना। सो यार v इक्वल टू फिर से रूट टी बाई म्यू, क्योंकि टेंशन तो सेम है, फ्रीक्वेंसी f2 एंड लैम्डा। नाउ लुक एट दिस, दिस इज लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज लैम्डा बाई 2। सो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच हैज बीन गिवन टू अस। सो यार यहाँ पे l आ जाएगा। सो f2 इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू इंटू 1/l। यार मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि एक सर्टेन फॉर्मूला में एक सर्टेन फॉर्म में आ पाए ये सारे एक्सप्रेशंस। सो दिस वाज द थिंग। और यार जो सेकंड हार्मोनिक है उसी का नाम होता है फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन। यार एग्जामिनर तुम्हें दोनों में से कोई भी एक नाम दे के पूछ सकता है कि क्वेश्चन में, मतलब दोनों में से कोई भी एक नाम देके क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। सो यार इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है, ऐसे इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन में कोई भी नाम हो सकता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट एंड बेटर दैट यू नो दिस। सो यार अब थर्ड हार्मोनिक निकालते हैं और या फिर सेकंड ओवरटोन। सो थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। So let's solve this question. Treat each of the derivation as a question now and you will fall in love with physics. That's the fundamental rule. So यार ये फिर से रूट टी बाई म्यू के इक्वल, ये f3 एंड ये लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2। यार 3 लैम्डा बाई 2 कैसा है, 3 लूप से मैंने पहले ही बोला। ओह सॉरी ये 4 बन गए। तीन लूप्स है तो ये लैम्डा बाई 2, ये फिर से लैम्डा बाई 2 और ये फिर से लैम्डा बाई 2, तो तीनों मिला के 3 लैम्डा बाई 2। सो यहाँ f3 जो है वो है सॉरी इट्स माय मिस्टेक, l इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। सो लैम्डा इज 2/3l। सो यहाँ पे मैंने रिप्लेसमेंट में हल्की सी मिस्टेक करी थी। सो इट्स 2/3l। So f3 is 3 root t by mu by 2l। So यार अब तुम देख रहे होगे कि सारे फ्रीक्वेंसी जो आ रहे हैं वो एक सर्टेन फॉर्म में आ रहे हैं, और वो फॉर्म क्या है। अब चलो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर nth हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन। यार nth हार्मोनिक जो होता है वो n-1th ओवरटोन होता है, वेयर n नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, काफी कॉमन सेंस की वाली बात है ये। तो यार फॉर nth हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन fn इज इक्वल टू n by 2l रूट t by म्यू।
यार तुम इतनी चीज अगर याद रखते हो तो तुम्हारा स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग का कंसेप्ट और एप्लीकेशन पार्ट काफी सही रहेगा, और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। यकीन मारो मेरा कि इससे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। अगर वेव्स में मैं बात करूं तो डॉपलर इफेक्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस का भी यूज होता है, और वेव की जो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है V=F λ, उसका भी यूज होता है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो चलो यार, एक बार फाइनली बता देता हूं तुम्हें आज हमने क्या क्या किया है। हमने स्टैंडिंग वेव किया, उसकी इक्वेशन को देखा, और उसके बाद हमने हार्मोनिक्स की बात करी। तो यार अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड श्योरली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।